हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीत कुमार सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फुल स्कोर। फ्रेंड्स, अभी अभी मेरा सिलेक्शन आईपीएस क्लर्क के थ्रू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। इससे पहले मैं 2019 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट के पोस्ट पे था, जिसको कि मैंने जुलाई में ज्वाइन किया, पर सेल्फ सेटिस्फैक्शन ना होने की वजह से मैं उसे छोड़कर वापस आ गया। वापस घर आने के बाद मैंने फिर से तैयारी शुरू की और उसके बाद मैंने 3 फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें कि LIC असिस्टेंट, IBPS PO और IBPS क्लर्क का था। तो इसमें से मुझे LIC असिस्टेंट और IBPS क्लर्क में मुझे सफलता मिली। IBPS PO का मैंने मेंस भी दिया, पर मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। बट अच्छा रहा, एक एक्सपीरियंस एक और मेरे साथ जुड़ा। मैं पिछले 3 साल से इसकी तैयारी कर रहा था, बट नहीं कर पाया। मैंने पिछले 3 सालों में करीब 25 मेंस के पेपर दिए, पर काफ़ी कम नंबरों से मैं छूटता रहा, सच एज 0.25, 0.5, 1 ऐसे ही मैं छूटता था। काफ़ी ज़्यादा पीछे नहीं रहता था। इसी कारण हिम्मत और बढ़ती गई। मैं कभी ना कभी तो लाइन के उस पार जाऊंगा ही जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और 25 मेंस और 3 इंटरव्यू देने के बाद मुझे ऐसा लगता था छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में एज असिस्टेंट की मैं इसके लिए नहीं बना, मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ और मैं यहाँ रहते हुए कुछ अच्छा कर नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस जॉब को रिजाइन करूंगा और मैं फिर से मैं नए से तैयारी करूंगा और फिर मैं जॉब लूंगा। जरूर मुझे जॉब होगी। तो दोस्तों, मेरे में आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने जॉब रिजाइन किया और फिर से जॉब ली, और फिर से मैंने 2 जॉब ली, LIC असिस्टेंट और क्लर्क की। तो दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की, मैंने क्या क्या गलतियाँ की, मैंने क्या अच्छे तरीके से पढ़ाई की, जिसके कारण मैं सेलेक्ट हो पाया, मैं रिजल्ट ले पाया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको IBPS का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें मैथ्स यानी आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश और GA यानी करंट अफेयर्स के पेपर्स आपको देने होते हैं। जिसमें कि अगर आइए सबसे पहले मैं क्वांट्स की बात कर लूँ तो मैं शुरू से क्वांट में एवरेज से थोड़ा सा एवरेज ठीक ठाक ही था। मैं एवरेज से ऊपर ही था, और मेरी मैथ्स कोई वीक नहीं थी। पर फिर भी मैं जब पूरी तरह से इसमें आया, 2016 से मैंने तैयारी शुरू की। तो जब मैं इसमें आया तो सबसे पहले मैंने RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की एक बुक आती है, उसको मैंने सॉल्व किया। और उसमें मैंने सभी चैप्टर सॉल्व नहीं किए, वो जो खास थे बैंकिंग में आते थे वही चैप्टर मैंने सॉल्व किया। जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एज हो गया, परसेंटेज हो गया, बोर्ड एंड स्ट्रीम है, यही सब, मिक्स एलिगेशन है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बैंक के IBPS के हिसाब से क्वांट सेक्शन में। और दोस्तों, इसके बाद एक DI है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है बैंकिंग के एग्जाम को क्रैक करने में। आप DI को नेग्लेक्ट करके कभी भी बैंकिंग में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए आपको DI तो काफी अच्छे तरीके से करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी चाहिए। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स अगर कमजोर होगी तो आपकी DI बहुत ही दिक्कत होगी आपको DI सॉल्व करने में। इसलिए पहले आप कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो बेस है उसको आप मजबूत करें, उसके बाद फिर DI की प्रैक्टिस करें। DI के लिए मैंने बैंकर्स अड्डा की एक बुक आती है DI की, वो उसमें लो लेवल से लेकर प्रीलिम से लेकर मेंस लेवल तक की DI की क्वेश्चंस उसमें रहती हैं। आप उसको ले सकते हैं, या फिर BSc मैगजीन की भी BSc कोचिंग जो चलती है या उसकी मैगजीन भी आती है। BSc की भी DI की बुक आती है, जो कि लो लेवल से यानी प्रीलिम्स के लेवल से मेंस के लेवल तक की क्वेश्चन, उसमें SBI PO तक के मेंस के क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। आप अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप PO में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं मेंस में। और फ्रेंड्स, बैंकिंग के क्वांट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग में।
क्योंकि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप कॉमर्शियल मैथमेटिक्स नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, और ना ही आप डीआई कर सकते अच्छे तरीके से। कैलकुलेशन फास्ट करने का मतलब है कि आपको 1 से 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको 1 से 25 तक का क्यू याद होना चाहिए और क्यूब रूट याद होना चाहिए, आपको 1 से 25 या 30 तक टेबल्स याद रहने चाहिए। ये फ्रेंड्स आपको जितना ज्यादा याद रहेगा उतना जल्दी आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ आप जब एक बार स्पीड बढ़ा लिए, आप मेहनत करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो फिर आपकी एक्यूरेसी खुद ब खुद आगे आ जाएगी, खुद बढ़ जाएगी वो एक्यूरेसी। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रीलिम्स होता है वो रैपिड फायर राउंड होता है आईबीपीएस का, चाहे वो ग्रामीण बैंक की बात कर लीजिए या नेशनलाइज बैंक की बात कर लीजिए। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने होते हैं, तो वो एक रैपिड फायर राउंड है और आपको रैपिड फायर राउंड जीतना पड़ेगा आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो ये हो गई मैथ्स की बात। अगर रीजनिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक बुक लेने की जरूरत नहीं है और ना ही क्लासेस या कोचिंग लेने की जरूरत है। रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के आप उनको सॉल्व करें, और अगर ना समझ में आए तो अपने कलीग या फिर जो सीनियर जो आपके साथ तैयारी करते हैं या पढ़ते हैं या फिर आपको डाउट है तो आप YouTube का भी सहारा ले सकते हैं। YouTube पे भी काफी अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिल जाएंगे एक एक खास खास टॉपिक के, जैसे कि सिलोलिज्म हो गया। काफी लोगों का सिलोलिज्म में दिक्कत होता है, मैंने भी YouTube से ही सीखा। सिलोलिज्म है, मशीन इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग है, और भी बहुत ब्लड रिलेशन ये सब है काफी, और पजल्स भी इम्पोर्टेंट, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें कोई बुक ना लें, जो बीएससी की प्रीवियस ईयर की बुक होती है वो अच्छी है। हालांकि उसमें उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है जो आज कल एग्जाम्स में आते हैं, मेंस में, प्रीलिम्स में आते हैं बट मेंस में नहीं आते, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। मेंस के किसी भी पीओ या क्लर्क के मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है किसी बुक के मुकाबले। मॉक यानी प्रैक्टिस यानी मॉक आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे देश में शिक्षा पद्धति है, एक इंग्लिश मीडियम और एक नॉन इंग्लिश मीडियम यानी स्टेट बोर्ड। तो और काफी सारे स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स बैंकिंग में ट्राई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और काफी लोगों ने करके सफलता भी हासिल की है। मैं खुद स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं, यानी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं, जो कि हिंदी माध्यम से उसमें पढ़ाई की जाती है। तो हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं, पर कुछ 2-3 चीजें मैंने की जिससे मेरी इंग्लिश काफी अच्छी हुई, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि सबसे पहले तो आप अगर ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर आपको जरूरी है बेस के लिए, तो आपको ग्रामर में नीतू मैम की बुक जो आती है पार्ट 1 और पार्ट 2, वो काफी अच्छी बुक है। वो आपका ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा उस बुक के माध्यम से। आप उसको पढ़ें, उसमें काफी अच्छा हर चीज के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच हो, टेंस हो, कुछ भी हो, सारा चीज बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो काफी अच्छी है बुक है। उसके बाद अगर आज के बैंक के मेंस की पेपर का, इंग्लिश का पेपर का अगर बात किया जाए तो उसमें ग्रामर का पोर्शन काफी हद तक खत्म हो चुका है। वो आपका वोकैबुलरी और लिटरेचर, ये 2 चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीओ के मेंस हो या क्लरिकल के मेंस हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर पढ़ना, सबसे ज्यादा। आप अगर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपकी इंग्लिश वीक है, आप पैसेज नहीं समझ पाते, तो आपके लिए पेपर पढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट ना हो पेपर पढ़ने में तो धीरे धीरे आप इंटरेस्ट उसमें ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये नहीं कि पेपर उठाया सबसे पहले एडिटोरियल शुरू कर दिया, सब लोग हल्ला करते रहते हैं हिंदू एडिटोरियल, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन वो काफी ऊपर लेवल की चीज है। आप पहले जीरो हो, सीधा आप हाई लेवल पे पहुंच जाओगे, एडिटोरियल पे पहुंच जाओगे, तो आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि आप उसमें इंटरेस्ट जगाओ। हल्की सी मीनिंग वाली एक बुक लो आप, पेपर लो आप, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की मीनिंग जो है, आप अगर 15 दिन 20 दिन पढ़ने लगोगे तो आप जब देखोगे कि आप जो राइट डाउन करते हो 10 या 15 मीनिंग फ्रंट पेज का ही, तो वो बार बार रिपीट होता होगा, जबकि द हिंदू में ऐसा नहीं होता है।
इसलिए एक लेवल है, आप पहले इंटरेस्ट लो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, उसके बाद फिर आप द हिंदू पढ़ो, उसके बाद फिर एडिटोरियल पे जाओ, तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये शॉर्टकट मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में आप डिमोरलाइज हो जाओगे कि मुझे इंग्लिश आ नहीं रही, मुझसे इंग्लिश हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये तरीका है पेपर पढ़ने का। और जो भी वर्ड मीनिंग मिले उसका आप एक कॉपी बनाओ, रजिस्टर बनाओ और उसमें फिर राइट डाउन करो। मैं भी यही करता था, मैं सब चीजें वही बता रहा हूं आपको जो मैं किया करता था। तो राइट डाउन करके उस पर सेंटेंस बनाता था ताकि वो वर्ड मीनिंग मैं कभी भूल ना पाऊं। तो मैंने भी यही किया और काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला। इसके अलावा एक चीज और थी जो मैंने किया, वो एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है अजय कुमार सिंह सर की, वो प्रीवियस ईयर की इंग्लिश की बुक आती है। जैसा कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं इंग्लिश के, वो उसमें वो मेंटेन करते हैं, सारा चीज उसका रहता है। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं बैंकिंग में, बैंकिंग मेंस, इंग्लिश के मेंस में। वो स्पेशली इंग्लिश की बुक है प्रीवियस ईयर की। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें जीए की, यानी करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में मैं दो चीजें फॉलो करता था, दो चैनल फॉलो कर रहा था, एक स्टडी आईक्यू और एक बैंकर्स अड्डा। और स्टडी आईक्यू का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा था मैंने। वो स्टडी आईक्यू में जो डेली अपडेट बताते हैं, या फिर बेस्ट 300 जो मंथ का होता है वो बताते हैं, या फिर गौरव सर जो बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो देते हैं, वो काफी सुपर्ब है, काफी अच्छा है, आप उसे कर सकते हैं। और साथ में मैं बैंकर्स अड्डा भी करता था। मैं दो चीजें करता था इसमें। और स्टैट और बैंकिंग के लिए भी बैंकर्स अड्डा, आप देखते हो कि बैंकर्स अड्डा कैप्सूल आता है, वो हर एग्जाम के पहले, हर मेंस एग्जाम के पहले कैप्सूल आता है। तो उस कैप्सूल में से आप स्टैट भी कर, स्टैट मैं उसी से किया और बैंकिंग अवेयरनेस भी मैंने उसी से भी किया जिससे काफी अच्छा रिस्पांस मिला और काफी अच्छे नंबर मुझे आने लगे जीए सेक्शन में। और अब चाहे तो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी फॉलो कर सकते हैं, पर दो जरूर फॉलो करने चाहिए, कोई भी दो, जैसे अफेयर्स क्लाउड है, ग्रेड अप है, एग्जाम पंडित है, एग्जाम टुडे है, कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट दो से करें, दो से ज्यादा ना करें। दो से ज्यादा करना फिर हैक्टिक वर्क हो जाएगा वो आपके लिए। उसके बाद जीए में एक खास चीज क्या है कि आप जो पढ़ते हैं, आप जो लिखते हैं डेली अपडेट, उसके बाद फिर आप काफी सारे ऐप हैं जिसपे कि आप उसका टेस्ट दे सकते हो, सप्ताह का या डेली। तो टेस्ट जरूर दिया करें। मैं भी वो हमेशा टेस्ट देता था, मैं हमेशा टेस्ट देता था। मैं स्टडी आईक्यू और बैंकर्स अड्डा फॉलो करता था और टेस्ट देता था अफेयर्स क्लाउड का। मैं अफेयर्स क्लाउड का टेस्ट देता था, तो काफी अच्छा इससे मुझे फायदा मिला। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई नॉर्मल बातें जो लगभग सभी आपको अपने हिसाब से बताते होंगे कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी ऐप अच्छी है, कैसे वो पढ़े। मैंने भी आपको ये बताया, ये मेरा स्ट्रेटजी था। बट मेरा कुछ पर्सनल स्ट्रेटजी मैं आपको ये कहूंगा, तीन है। मैं आपको तीन बारी बारी से शेयर करता हूं। पहला है मॉक लगाना और मॉक को एनालाइज करना। तो मॉक कैसे लगाएं और मॉक को एनालाइज कैसे करें। फ्रेंड्स आपको जिस इंस्टीट्यूशन के मॉक लेने हैं आप लें, सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। बस गलती सब में रहती है, ऐसा नहीं कि उसमें गलती नहीं रहती या उसमें गलती नहीं रहती, गलती सब में रहती है, कुछ न कुछ आपको मिलेगी ही। मैं यही कहूंगा कि आप जिसके भी मॉक्स लगाएं उसको एनालाइज 100% करें। अगर आपने 100% एनालाइज नहीं किया, आपने मॉक लगाया, 2 घंटे 3 घंटे मेहनत की मॉक लगाने में, उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया, आपने उसे पलटकर भी ना देखा, तो फिर वो आपका निगेटिव रिस्पांस देगा। वो कभी आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता है। क्योंकि मॉक लगाना बहुत जरूरी, जितना जरूरी मॉक लगाना है उससे ही ज्यादा जरूरी है मॉक को एनालाइज करना, ताकि आप देखें कि मेरा कहाँ छूटा, मेरा कहाँ गलती हुआ, मेरा कहाँ मतलब मैथ में ही है, कौन सा पोर्शन मेरा छूट रहा है, ये टाइप का मैथ्स मेरा नहीं बना, वो आप बनाएं, वो कंप्लीट एनालिसिस करें। उसके बाद मॉक लगाने का एक सेटअप तैयार कर लें खुद अपना पर्सनल। जैसे कि मेरा था, मैं एनालाइज करने लगा मॉक जब से, तो समय ज्यादा लगने लगा। उसके बाद जब मैं करता गया तो समय कम लगने लगा। तो इस तरह से मैं लास्ट टाइम में सप्ताह में 6 मॉक देता था, 3 प्री के और 3 मेंस के, ताकि मैं सभी मॉक को अच्छे से एनालाइज कर सकूं 100%, एक भी क्वेश्चन मेरा ना छूटे। खास करके मैथ्स और रीजनिंग का, क्योंकि ये मेरे अच्छे सब्जेक्ट थे, तो मैं इसमें स्कोर करना चाहता था हमेशा से ही, तो यही करता था मैं। इंग्लिश के भी 100% ही करता था, बट वो अकेले करने की वजह से उतना नहीं हो पाता था, फिर
फिर भी मैं लगभग 90% मैं करता ही था इंग्लिश के भी। सारा पैसेज उसका समझता था, सारा उसका जो उसमें कुछ वर्ड मीनिंग वोकेबलरी आई उसको मैं राउट डाउन करके उस पर फिर सेंटेंस बना के लिखता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये सब करता था। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि काफी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रीलिम्स की तैयारी पहले करते हैं। ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि आप पहले नोटिफिकेशन आने के बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी करने लगते हो। ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। ऐसे में आपका कभी भी मेंस क्लियर नहीं होगा। कुछ दिनों तक शुरू में मैंने भी यही किया था, मुझे लगता था प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, पर आता गया। अभी तक जितना भी मैं प्रीलिम्स बैठा हूं लगभग सब में रिजल्ट आया है। एक दो में नहीं आ पाया तो वो तो एक्सेप्शन हो गया, एक दो नहीं आ पाया। बट आप प्रीलिम्स की तैयारी ना करो, डायरेक्ट मेंस की तैयारी करो। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए आप पहले से ही प्रिपेयर रहो कि नोटिफिकेशन आने का मैं इंतजार न करूं। आप खुद से ही पहले ही से प्रिपेयर रहो कि नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले ही आप लगे रहो मेंस की तैयारी के लिए कि ना मुझे मेंस की तैयारी करनी है। प्रीलिम्स खुद ब खुद हो जाएगा। प्रीलिम्स में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा, उसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स के सेट ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मेंस की तैयारी करो। तीसरी बात इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से आपके लिए ये है कि सभी कहते हैं कि जीए जो है वो 3 से 4 महीने का इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है 6 से 7 महीने का। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में 3 से 4 महीने ठीक है, अच्छी बात है, पर कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कभी कभी किसी एग्जाम में 2 से 3 महीने तक का ही क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है किसी एग्जाम में 5 से 6 महीने तक का क्वेश्चन आ जाता है पीछे में। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर पाते। आप एग्जाम हॉल में जा करके आप सोचते हो कि काश मैं 2 महीने पहले और पढ़ लिया होता। तो ऐसी स्थिति ना आने दें, बिल्कुल भी ना आने दें। आप 6 से 7 महीने का जीए या करंट अफेयर्स का जो है वो कंप्लीट करें। और एक चीज मैं सेकंड वाले पॉइंट में भूल गया, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के बीच की बात मैं भूल गया। जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीलिम्स का रिजल्ट का आने का टाइम और मेंस का डेट का टाइम के बीच में मैक्सिमम 1 महीने की अंतर होती है। इससे ज्यादा की अंतर बिल्कुल भी नहीं होती। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा भी उस पर समय ना बर्बाद करें। आप शुरू से ही प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें। प्रीलिम्स के चक्कर में ना पड़े। प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स जरूर होगा। आप लगे रहेंगे तो जरूर होगा। और फ्रेंड्स, आप इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बात अपनी स्ट्रेटजी बताने के लिए तेज प्रताप भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे मोटिवेशनल आदमी हैं, काफी मोटिवेट करते रहते हैं सभी को। और इस YouTube चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।